वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों 30 जनवरी 2020 ये एक ऐसी डेट थी जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी उसे घोषित किया था और ये बीमारी थी कोविड-19। और उसके बाद आने वाले 2 साल के अंदर आपने और हम सब ने इसका कहर भी देखा। और अब लगभग 30 जनवरी 2020 के बाद अब लगभग 2.5 साल के बाद में 23 जुलाई 2022 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने WHO ने एक और बीमारी को फिर से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का नाम दिया है। मतलब एक बार फिर से अलर्ट बज गया, एक बार फिर से सायरन बज गया है और ये बीमारी है मंकी पॉक्स। अब हमारे को अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का नाम दिया है तो इसका मतलब डेफिनेटली हम लोगों को सचेत रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। और ये हम सब कैसे कर पाएंगे? ये सब हम ऐसे कर पाएंगे कि जब हमें इस बीमारी के बारे में कुछ ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। ये कैसे फैलता है, क्या है, वायरस है, इसको कैसे रोका जा सकता है, वैक्सीन्स का कितना रोल है, ट्रीटमेंट क्या है इसका, कैसे बचाव कर सकते हैं हम अपना और अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने प्रियजनों का। तो ये सब चीज़ें जो सारा रोल प्ले करेगा, इस सारा का सारा आपका नॉलेज जो है वो रोल प्ले करेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो नॉलेज है वो शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, मिस मत कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इसे मंकी पॉक्स कहा क्यों जाता है। क्या इसके लिए जो मंकीज़ हैं, बंदर जो हैं, वो जिम्मेदार हैं? क्या वो इस बीमारी को फैला रहे हैं, इसलिए मंकी पॉक्स कहा जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बेकार में बंदरों को बदनाम किया जा रहा है। हुआ ये कि 1958 के अंदर इस बीमारी के जो पहली बार जो खोज हुई थी वो मंकीज़ के अंदर हुई थी, जिन्हें रिसर्च के लिए रखा गया था। और ये बात है सन 1958 1958 की। और इंसानों में जो पहला केस आया था वो आया था 1970 के अंदर, 1970 के अंदर कोंगो जो देश है अफ्रीका का, उसके अंदर। अनलकीली 1959 में कोंगो के अंदर ही एड्स का पहला केस देखा गया था, जिसको कंफर्म केस बोला गया था। तो एड्स जो एक खतरनाक बीमारी है उसका भी जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी कोंगो के अंदर, मतलब पहला केस वो इसी कंट्री के अंदर देखा गया था। अब जो ये जो मंकी पॉक्स है ये एक तरह की वायरल जूनोटिक डिजीज है। नाम याद रखिएगा, वायरल जूनोटिक डिजीज, मतलब ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है, ह्यूमन से ह्यूमंस में फैलती है, मतलब जानवरों से इंसानों में, इंसानों से इंसानों में। लेकिन क्या इंसानों से जानवरों में फैल सकती है? इसके ऊपर अभी मतलब रिसर्च है, कर रहे हैं इसके ऊपर कि भैया फैलने के चांसेस तो हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि सडनली इतनी खतरनाक घंटी बज गई है मंकी पॉक्स के लिए? क्योंकि 1970 से ये प्रेजेंट है, इसलिए 50 सालों के अंदर ये बीमारी ऐसा नहीं कि आज एकदम से आ गई है। ये बीमारी अफ्रीका के बहुत से देशों के अंदर एंडेमिक है, मतलब वहाँ पर इसके केसेज आते रहते हैं, पर हर साल वहाँ पर इसके केसेज रहते हैं। लेकिन अभी सडनली क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर इसके केसेज बढ़ गए हैं। मतलब जहाँ पर ये बीमारी नहीं थी वहाँ पर इसके केसेज बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए हैं। और ये एक चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोरोना जो वायरस था वो नहीं था प्रेजेंट। कोरोना भी काफ़ी सालों से हमारे साथ था, हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट था। लेकिन वायरस जैसे अपना बहुरूपी होते हैं, ये अपना रूप चेंज कर लेते हैं। उसने अपना रूप बदल लिया और बदले रूप के साथ वो बहुत एग्रेसिव हो गया था। इसी तरह से शायद मंकी पॉक्स का जो वायरस है इसने भी अपने आप को कुछ बदला गया, इसने अपना रूप, और अब ये हाईली ट्रांसमिसिबल हो गया। अब ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे देशों के अंदर फैल रहा है जहाँ पर इसके केसेस नहीं थे। इट्स ओके कि अफ्रीका में थे, हमें पता था वहाँ एंडेमिक है ये, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में नहीं थे। और आज की डेट के अंदर ये आपके पास में हर जगह पर लगभग दुनिया के 75 देशों के अंदर पहुँच चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जैसा कहा है, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर इसके केसेज हैं, स्पेन के अंदर, जर्मनी में, ब्रिटेन के अंदर, और अब इंडिया के अंदर भी। तो ये हर जगह पर एकदम से फैले जा रहा है। अभी केसेस कम है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसने अपने आप को थोड़ा चेंज करा है कि कैसे ये फैलता है। तो इसके बारे में हमारे को पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सडनली कहीं ऐसा नहीं हो कि ये भी बर्स्ट हो जाए। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले वायरल जूनोटिक डिजीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि जानवरों से इंसानों में, इंसानों से इंसानों के अंदर। अब इसके लक्षण क्या रहते हैं, सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स के अंदर यूजुअली जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाता है उसके बाद 6 से 16 दिन के बीच में, इसे हम बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड।
6 से 16 दिन के बाद में बीच में इसके लक्षण आने लगते हैं, और वो लक्षण जैसे एक फ्लू का बुखार होता है, कुछ इस तरह के ही लक्षण होते हैं। कोई बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी हो सकती है, जो लिम्फ नोड्स रहती हैं उनमें सूजन आ जाती है। तो इस तरह के लक्षणों के साथ में आता है। और कुछ केसेज के अंदर अभी जो देखा जा रहा है, बल्कि ज़्यादातर केसेज में ऐसे लक्षण नहीं है, सीधे रैशेज आ रहे हैं, बॉडी के ऊपर दाने आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा चिकन पॉक्स के रैशेज देखे होंगे, आपने मीजल्स का बुखार जो है जिसको हम खसरा बोलते हैं, उसको आपने देखा होगा कि उसमें भी रैशेज आते हैं। तो ये बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि दानों के साथ में आती हैं। तो इसके भी अपने पर्टिकुलर कुछ स्पेशल टाइप के दाने होते हैं जो शुरुआती अवस्था से भी आ सकते हैं, या पहले बुखार, शरीर दर्द, गला दर्द, और इसके बाद में वो आते हैं। तो इसके जो दाने रहते हैं, जो इसके रैशेज रहते हैं, वो मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, वेसिकल्स या पुस्ट्यूल्स, मतलब मैक्यूल्स मतलब छोटा सा कोई एक आपको पैच सा दिखाई देता है, उभरा हुआ नहीं रहता है, धीरे धीरे उसमें उभार हो सकता है, और बाद के अंदर उसके अंदर पानी जैसे कि एक क्लियर फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ होता है, और बाद में उसमें हो सकता है कि वो पस पड़ जाए, मतलब पस वाले जो उसके अंदर दाने रहते हैं। तो इस तरह के दाने जो हैं वो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो इस तरह के इसके अंदर मंकी पॉक्स के अंदर दाने निकल करके आते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस, क्या ये कितना खतरनाक है? ज़्यादातर केसेस के अंदर जो मंकी पॉक्स है, जैसा अभी देखा गया, ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये 2 से 3 वीक या 4 वीक के अंदर आते आते अपने आप इसमें मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसके लिए ससेप्टिबल हैं, जिनके अंदर ये खतरनाक रूप ले सकता है, कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। वो कौन हो सकते हैं? वो छोटे बच्चे हो सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो सकती हैं, और ऐसे लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है या जो स्टीरॉयड दवाइयों के ऊपर हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल जो हैं, उनके अंदर ये खतरनाक साबित हो सकता है। 1 से लेकर के 10%, बिटवीन 1 to 10% के बीच में इसकी मॉर्टेलिटी हो सकती है। तो ये फिगर जो है ये एक छोटा फिगर नहीं है, बड़ा फिगर है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यदि इस तरह के कोई भी लक्षण किसी भी हमारे को जानकारी में या हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई दाने आ रहे हैं, कोई रैशेज आ रहे हैं, तो तुरंत अपन उसका ध्यान रखें, तुरंत हेल्थ केयर जो भी फैसिलिटी है वहाँ पर उसे दिखाया जाए। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं अभी कि अभी जितने केसेज हैं, अभी उसमें से ज़्यादातर केसेज जो हैं वो केसेज उन लोगों के अंदर है जिनके अंदर ऐसी हिस्ट्री मिली है। पहली बात तो वो मैन है, आदमी है, और वो भी वो जिनके अंदर की ऐसी हिस्ट्री मिली कि उनके बीच में सेक्सुअल कांटेक्ट रहा है बिटवीन मैन टू मैन, आदमियों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रहा है, उनके अंदर ही ये ज़्यादातर केसेज अभी निकल के आए हैं। तो ये इस तरह के इसके सिम्टम्स थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि क्या इसका जो फैलने का तरीका है, हम कैसे बच सकते हैं, ये कैसे फैलता है ये वायरस। तो सबसे पहला जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है क्लोज कॉन्टैक्ट्स। क्लोज कॉन्टैक्ट्स मतलब आपका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, माउथ टू स्किन कॉन्टैक्ट, माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट, ये प्राइमरीली मोड है इसका। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जैसा मैंने आपको भी बताया। तो जो क्लोज कॉन्टैक्ट है, स्पेशली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, कोई पेरेंट्स को हो रखा है, उन्होंने अपने बच्चे को हग कर लिया है, किस कर लिया है, आप अपने किसी क्लोज को कर रहे हैं इस तरीके से, या घर में कोई मेंबर इससे अफेक्टेड हो गया है किसी मंकी पॉक्स बीमारी से, तो घर के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स में पर्सन है, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, दे आर एट रिस्क, उनको खतरा बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पहला सबसे बड़ा जो है वो है क्लोज कॉन्टैक्ट वाला। द सेकेंड वन कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, मंकी पॉक्स किसी को हो रखा है, उसका अपना एक बेडिंग है, अपनी चादर है, अपना कोई उसने रुमाल है, कोई तौलिया है, उन्होंने रख रखा है, और उसको किसी नॉर्मल ने, जिसको मंकी पॉक्स नहीं है, उस व्यक्ति ने उसे यूज कर लिया है, तो यहाँ से उसे फैल जाएगा, उसके चांसेस पूरे हैं यहाँ से फैलने के। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, जैसे हम कोविड के अंदर देख रहे थे कि आप खांस रहे हैं, उसके बाद में जो एयर के जो द्वारा जो फैल रहा था, ये वाला जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये मंकी पॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा जो इसके अंदर है वो क्लोज कॉन्टैक्ट है। हाँ, यदि प्रेग्नेंट लेडी है, मदर है, तो उससे अपने बच्चे को बिफोर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी जब वो अपने उसको बच्चे को
आप अपने गोदी में ले रहे हैं, आप उसको हग कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से ड्यूरिंग बिफोर द डिलीवरी भी फैल सकता है एंड आफ्टर द डिलीवरी भी फैल सकता है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि ये फैलता कैसे है, इसके ऊपर हमारे को ध्यान रखना है। क्या मंकी पॉक्स के खिलाफ हमारे पास कोई वैक्सीन है? अभी वैक्सीन है, एक वैक्सीन अभी यूज किया जा रहा है, लेकिन इस वैक्सीन का अभी जो उपयोग किया जा रहा है वो बड़े लेवल पे नहीं किया जा रहा है, मास लेवल पे नहीं किया जा रहा कि सारी पॉपुलेशन को लगा देते हैं जैसे हमने कोविड के अंदर किया था जिससे कि वो लोग बच जाएंगे। प्रिवेंशन के रूप में नहीं किया जा रहा है, इसका उपयोग किया जा रहा है अभी ट्रीटमेंट के रूप में। पोस्ट एक्सपोजर, यदि किसी का पता चल गया है कि इसे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये मंकी पॉक्स हो सकता है, तो वहाँ पर इस वैक्सीन का यूज किया जा रहा है। तो एक बात और, मंकी पॉक्स पहले जो स्मॉल पॉक्स हुआ करती थी, चेचक की बीमारी, 1980s में इरेडिकेट हो गई थी, 1975 में हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो गई थी। तो उस समय जो पहले के लोग थे जिनको स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन लगा था उसकी 80% से ज़्यादा इफेक्टिवनेस थी मंकी पॉक्स के लिए भी। मतलब स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बहुत ज़्यादा कारगर था मंकी पॉक्स के लिए। तो अभी भी कुछ इस तरह के वैक्सीन तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये नया थोड़ा रूप लेकर के आया है तो अभी उनकी इफेक्टिवनेस कितनी है वो धीरे धीरे पता चलेगा। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है। देखिए वायरल डिजीज़ है, मैंने आपको बताया सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वायरल डिजीज़ के अंदर बढ़िया खाना, बढ़िया पीना और बढ़िया सोना। खाना पीना सोना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड। मेरे पहले के भी वीडियोज अगर आपने वायरल इलनेस से रिलेटेड नहीं देखें तो आप देख सकते हैं आई बटन को क्लिक करके कि यदि वायरल बुखार है तो हमेशा पानी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमेशा हाइड्रेटेड रहिए, अच्छा बढ़िया एक खाना जो है वो आप अपनी डाइट में रखें एंड एक एनफ स्लीप, बढ़िया नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी बॉडी आपको इजाज़त दे रही है, आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज को ज़रूर अपने रूटीन के अंदर रखिए, तो ये भी आपको उससे बचाएगा। लेकिन यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस निकल करके आ रहे हैं, कोई रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है, निमोनिया क्रिएट कर सकता है, दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ब्रेन में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आइज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर कुछ भी अजीब सा लगता है तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, तुरंत सलाह लेनी है, तुरंत उनको दिखाना है। और यदि ऐसी स्थिति में जो रैशेज हो रहे हैं बॉडी के ऊपर, मैंने आपको बताया ये इन्फेक्टिव है, यहाँ से फैलता है वो, तो ये जो दाने हो रखे हैं प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट कर लें, अलग से रहें। और बहुत मजबूरी हो गई है कि नहीं लोगों के बीच में बैठना पड़ रहा है तो पूरी सावधानी के साथ बैठें। जो ये रैशेज जो रखे हैं इनको आप बैंडेज से कवर कर लें या कोई तौलिया या कोई भी कपड़ा जो है वो आप उनके ऊपर डाल लें। ऐसा नहीं हो कि उनका पस या उनका जो फ्लूइड है वो निकल करके कहीं पर गिर जाए या उससे उनको खतरा हो, क्योंकि वहीं से ही वो फैलेगा। टच नहीं करें, क्लोज कॉन्टैक्ट, टच, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, जैसा मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि कोविड-19 से इसका रिलेशन। कोई पेशेंट है वो कह रहा है कि मुझे कोविड-19 हुआ था, लॉन्ग टर्म अभी भी मेरे को उसके साथ में दिक्कत रहती है, तो क्या ऐसी स्थिति में मंकी पॉक्स का खतरा मुझे ज़्यादा है? नया वायरस है, नई डिजीज़ थोड़ा सा निकल करके आ रहा है, इसने अपने आप को थोड़ा चेंज किया हुआ है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। क्लियर कट कुछ भी कहना अभी मुश्किल है इसके लिए। क्या बच्चों को इसका मंकी पॉक्स का खतरा बहुत ज़्यादा है? अभी ऐसा नहीं है। आज की डेट में जब मैं वीडियो आपके साथ शूट कर रहा हूँ, केवल 2 ही बच्चों का अभी केस सामने आया है यूएस के अंदर जिनके अंदर मंकी पॉक्स फैला हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। इवन आज की डेट में भी जितने भी केसेज आए हैं, जब डेथ हुई है वो वहीं हुई है जहाँ ये एंडेमिक था। अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर बाहर इस तरह का नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चों में, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो लोग हैं उनको स्पेशल ध्यान रखना है, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने आपसे बात कर ली है कि बच्चे को खतरा रहता है ब्रेस्ट फीडिंग का, कि यदि मदर को है तो क्या वो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। इसके लिए भी अभी कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर लिखा हुआ है कि यदि आप प्रॉपर केयर करके अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वाउंड्स तो रखें जो भी आप उसको कवर कर रहे हैं, एंड मिनिमल कांटेक्ट के साथ में यदि आप फीड करा रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग हमेशा एडवांटेज वाली पार्ट पे ही रहती है। इवन कोविड के अंदर भी ब्रेस्ट फीडिंग जो थी वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं थी, उसे मना नहीं किया गया था। उस समय भी ये था
कि आप ब्रेस्ट फीड जरूर कराइए। तो दोस्तों ये थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन थी, मंकी पॉक्स का खतरा बना हुआ है, अपन सामने देख रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ ये नॉलेज शेयर करूं, कैसे फैलता है, क्या है, वैक्सीन्स का क्या रोल है अभी हाल फिलहाल के अंदर। बाकी हो सकता है कि बहुत सी पिक्चरें अभी आने वाले दिनों के अंदर क्लियर होंगी। तो दोस्तों प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आपको जरा भी कोई लक्षण लगते हैं, रैशेज आते हैं बॉडी के ऊपर किसी तरह के, आप तुरंत अपने डॉक्टर को जाकर के दिखाइए और बहुत ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। अगर मिली है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।